A very good morning to all of you. Myself, Dr. Taru, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College, BHU. This is my lecture for my BCom 6th semester students, and the only topic we are covering today is my last lecture for BCom 6th semester. The only topic that is left is a bancassurance and ombudsman. Okay, so we all know that with the introduction of insurance industry in India, there are the rapid competition and number of participants, they are emerging the competitive environment in insurance industry. So now what it is needed? Now the time has come that insurance industry is selling the product with the help of bank. और क्या जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, ये बैंक का इंश्योरेंस है क्या, जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैंक बन के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देती है क्लाइंट्स को, कस्टमर को, तो इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं बैंक का एश्योरेंस. बैंक का एश्योरेंस मतलब, क्योंकि यहाँ पे इंटरमिंगलिंग बैंक का भी है और इंश्योरेंस कंपनी का है. ठीक है. सो इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट आ गए हैं, इसलिए नाउ दैट इज अ टाइम इज नीड दैट इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गिविंग समथिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट इट्स प्रोडक्ट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. दैट मीन्स आज इतना ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में कंपटीशन है कि आज वो टाइम है कि इंश्योरेंस कंपनी को कुछ इनोवेटिव ले आना है, लोगों के बीच में अपने प्रोडक्ट को लेके और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना है और अपने प्रोडक्ट को कम से कम दाम में अपने कस्टमर को बेचना है. ठीक है. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी ऐसा है कि खाली एक प्रोडक्ट है नहीं कि आप उसको चाहे नॉट एज ऑफ शेल्फ प्रोडक्ट कि आप डायरेक्टली उसको बेच पाए. इंश्योरेंस कंपनीज का ऐसा प्रोडक्ट होता है, जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, वो जब तक आप काउंसलिंग नहीं करेंगे, परसुएशन नहीं करेंगे किसी को, तब तक लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं. सो दिस the product of the insurance company, what it needs is a proper persuasion and counseling of the product of the insurance company, because it's not possible for the insurance company, because the population of the insurable population is more than 1 billion. तो ये बिल्कुल भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जाके हर एक कस्टमर को जाके पर्सनली अपने प्रोडक्ट को बेचे. ठीक है. सो इसलिए, और इतना हैवी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां पे अगर एक एक के पास इंश्योरेंस कंपनी जाके उनको परसुएट करेगी, उनको काउंसलिंग करेगी कि यू बाय द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, सो दैट इज गोइंग टू लीड अ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. एंड दैट इज एट द कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें आएगा. तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए एट दिस जंक्चर जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या सोचा कि जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच इट्स फार वाइड एंड रीच, अगर इंश्योरेंस कंपनी इन बैंक्स को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना ले जो कि इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचे, तो वो कहीं ना कहीं इनके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम से कम कर देगा. और बहुत हैवी प्रेशर था इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर. द इंश्योरेंस कंपनी वाज हैविंग अ वेरी हैवी प्रेशर एंड they have to face a combating competition between all the participants in the insurance industry. So at that juncture, what the insurance company for the solution of this problem, what the insurance company does, it appointed the banks as an intermediary bank, as a distribution channel to sell its product to the customer. And this union of two sectors, that is the insurance company and bank, is known as banca assurance. आप नाम से ही समझ रहे हैं, banca assurance. That means it's a intermingling, it's an amalgamation of the two sectors. One is the bank and another one is the insurance company itself. और दोनों अपने सिनर्जीज को, अपने कल्चर को, अपने बहुत ज़्यादा एडॉप्टिव टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के संग यूनाइट करें, और कुछ बेनिफिट बैंक्स को भी हुआ और कुछ बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को भी हुआ. और इसी यूनियन और अमेलगमेशन को जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरे के साथ यूनाइट करती है,
इंश्योरेंस कंपनी के सेल करने के लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बैंक assurance. So what we can define bank insurance? Simply in a very simple language, we can define the bank insurance is a process of selling the product of insurance company by the bank. ठीक है, तो बैंक एक ऐसा इमरजेंस है इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का, एक नई टेक्निक आई इस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में, ताकि दोनों की अच्छी क्वालिटीज को, दोनों के सिनर्जीज को हम ले सके, दोनों के इनोवेशन को, एक अच्छे कल्चर को हम ले सके। और बैंक अपना क्या लिया, बैंक अपना ब्रांच नेटवर्क लिया, अपना क्लाइंट बेस लिया, कस्टमर्स हुए, ठीक है। और इस बड़े नेटवर्क के थ्रू जहां पे कस्टमर का भी लॉयल्टी और रिटेंशन बना रहे, बैंक ने इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया, और इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस। सो बैंक इज व्हाट? Bank का insurance is a amalgamation, it is an intermingling, it is a union of these two sectors, that is the insurance company and bank, in order to sell the products of insurance company, so that it is reducing the cost distribution of insurance company. तो जब बैंक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स को सेल करती है, उसके बारे में बताती है, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर होती है, तो इसको हम कहते हैं बैंक का इंश्योरेंस। और इसी यूनियन ऑफ टू सेक्टर्स को, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक को, हम कहते हैं बैंक का एश्योरेंस। नाउ व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ बैंक का एश्योरेंस? कौन कौन तरीके से हमें बैंक का इंश्योरेंस से किस किस तरीके का लाभ हो सकता है इन दोनों को, ठीक है। तो नंबर वन, दैट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। आज के टाइम में वी आर सीइंग दैट एवरीबॉडी वांट्स द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक यूज करना चाहते हैं, ऑटोमेशन है, लोग प्राइवेट पॉलिसी से अपना फ्यूचर पेंशन प्लान चाहते हैं, और हर तरीके की फाइनेंशियल और मार्केटिंग सर्विस एट द टिप पॉइंट चाहते हैं। दैट ओनली पेव द वे फॉर बैंक का एश्योरेंस, ठीक है। वातावरण आज हमारा ऐसा हो गया है कि हर चीज हमें ऑनलाइन चाहिए, एवरीथिंग वी वांट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। एवरीथिंग वी वांट ऑटोमेशन, हमें ट्रस्ट चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से ही हमको बैंक का इंश्योरेंस एग्जिस्टेंस में ले आना पड़ा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास ना तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट था, ना ही इतना एक्सपेंडिचर था कि वो हर एक इतने बड़े बिलियन पॉपुलेशन, जो इतना बड़ा इंश्योरेंस का बिलियन पॉपुलेशन है, वो सबके पास एक एक करके जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करें। दैट्स व्हाई उन्होंने सहारा लिया बैंक का, ताकि बैंक और वो जब यूनाइट कर जाएंगे तो बैंक उसको अपने ब्रांच नेटवर्क, अपने बेस, अपने क्लाइंट बेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर पाएगी। सो दिस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट led and paved the way for the bank assurance. Next is the cost effectiveness. अभी just I was telling you that it reduce the cost of production. क्यों? क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, उनका ज्यादा से ज्यादा 50% से ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर, ताकि जाके जो उनके एजेंट और एडवाइजर्स होते हैं वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जैसा मैं आई वाज टेलिंग इन द स्टार्टिंग, ये कोई एक तरफा प्रोडक्ट नहीं है कि आपने बता दिया और लोगों ने ले लिया। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट व्हाट इट रिक्वायर्स द प्रॉपर काउंसलिंग एंड परसुएशन। अगर हमें कोई LIC एक बार बता देगा कि LIC का प्रोडक्ट है, जस्ट यू परचेज, कैन वी विल परचेज? नो, अनटिल एंड अनलेस कोई हमें काउंसलिंग करेगा, क्या है, किस तरह ये हमें बेनिफिट दे रहा है, किस एज में जाके बेनिफिट दे रहा है, क्या पॉलिसी का नियम कानून है, ठीक है, क्या हमको ये देना चाहता है, परसुएड लोग हमें करेंगे, देन वी आर रेडी टू परचेज दिस पॉलिसी। और इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना पैसा, इतना हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि वो हर एक लोगों से मिलके इस चीज को बेयर करे। तो उसने बैंक का सहारा लिया, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कहीं ना कहीं 50% तक कम हो जाएगा। तो इसलिए another advantage of the bank insurance is it reduces the cost of distribution. Next is the fee based income. फी बेस्ड इनकम क्यों? क्योंकि that is
बैंक को एक अच्छा इनकम करने का मौका देती है। बैंक अपने इनकम को इंक्रीज करता है बाय लेवरेजिंग द ब्रांच नेटवर्क, द ब्रांड इमेज एंड द क्लाइंट्स बेस एंड रिटेनिंग द गिविंग इन द वन रूफ द वैल्यू बेस्ड सर्विसेज टू द कस्टमर एंड रिटेनिंग द लॉयल्टी एंड रिटेंशन ऑफ द कस्टमर। कहने का मतलब फी बेस्ड इनकम। भाई बैंक बिना पैसा लिए, बिना कमीशन लिए, बिना इंटरेस्ट लिए तो इंश्योरेंस का काम कर नहीं रही है, ठीक है। अगर बैंक को तो आराम ही है ना, एक जगह बैठे बैठे अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उसके संग यूनाइट कर लिया तो उसके तो अपने कस्टमर्स है ही है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स के, बैंक्स के, लोन्स के साथ साथ अगर उसने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में भी कस्टमर को बता दिया तो बैंक का तो कुछ जा नहीं रहा है, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट द बैंक इज अर्निंग अ ह्यूज heavy fee based income from the insurance company by leveraging the branch network, by leveraging the brand image and by leveraging the customer's loyalty and retention। क्योंकि जो कस्टमर का सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रस्ट, हम विश्वास करते हैं बैंक पे क्योंकि बैंक लॉयल है हमारे लिए, हम रिटेन कर रहे हैं बैंक को, ठीक है। तो बैंक यदि हमको किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ खरीदने को कह रहा है तो हम जल्दी परसुएड हो जाते हैं क्योंकि हम बैंक की लॉयल्टी को देख चुके हैं, ठीक है। तो बैंक जो क्या कर रहा है वो किस चीज का पैसा ले रहा है, क्योंकि अंडर वन रूफ एक जगह बैठ के वो कस्टमर को आसानी से अपने प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड सर्विस कस्टमर को दे रहा है जिससे वो उनकी लॉयल्टी और रिटेंशन भी गेन कर रहा है। तो इसलिए फी बेस्ड इनकम होता है बैंक का इंश्योरेंस, और ये तो इनकम है बैंक के लिए, लेकिन इंश्योरेंस को क्या हो रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर इज आल्सो गेटिंग द एडिशनल प्रॉफिट, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज आल्सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। उसकी सेल क्या हो रही है, अभी तक इट्स नॉट पॉसिबल कि वो हर एक पॉपुलेशन तक पहुंच पाता, लेकिन बैंक का सहारा लेके वो जितने बैंक के भी क्लाइंट्स हैं वो बैंक के थ्रू लोग और लॉयल हो रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी भी जो अनटैप्ड रूरल सेक्टर मार्केट है वो भी इंक्रीज हो रही है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी के भी सेल में इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह ये यूनियन जो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का है, ये दोनों के लिए किसी ना किसी तरह से एडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज द फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट हम जानते हैं प्रीमियम का 50% क्या होता है, दैट्स अ सेविंग मार्केट। जरूरी नहीं कि सारे लोग कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं, everybody has taken the insurance policy, but it does not mean कि सबके संग एक ही सारी आपदा मुसीबत एक ही टाइम आएगी। It's not necessary that all the person will get the same type of contingency at the one time। तो क्या है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो सेव है, ठीक है। और जब हम प्रीमियम सेव करके रखेंगे then that is allowed the free float of funds in the market, that is leading to increased fund management with the bank, ठीक है। जिससे बैंक का जो फंड है, जो पैसा है वो फ्री फ्लोट होगा और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। द नेक्स्ट इज द इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। बाय एनालाइजिंग, बाय चैनलाइजिंग द गुड एडवांटेजेस थिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर as well as the bank, they both are taking the synergizing culture, innovation and efficiency of insurance company also and बैंकिंग, जिससे उनकी इनोवेशन दोनों की इंक्रीज होगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी की भी इनोवेशन इंक्रीज होगी, कुछ नया तरीका उन्होंने ढूंढा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और बैंक को भी उसके बदले में एक रूफ के अंडर में रह के एडिशनल इनकम हो रही है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी की भी और बैंक की भी दोनों की दोनों एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट हो रही है। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ बैंक का इंश्योरेंस। और बैंक का इंश्योरेंस हर तरह से लोगों को फायदा दे रहा है, ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी हो या खुद बैंक हो या फिर उसका कस्टमर हो। इंश्योरेंस बैंक को किस तरह का फायदा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हो रही है, फंड बेस्ड इनकम आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो रहा है, और आपके LIC के अगर क्लाइंट्स हैं तो आप बैंक के भी प्रोडक्ट्स को उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज को बेचने के लिए बैंक को इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग तरीके की इंसेंटिव्स दे रही है, तो बैंक को भी कई तरीके के फायदे होते हैं इस तरह का यूनियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ करने में। इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होता है
they are getting the additional profit, they are getting the huge sales, they are getting the fair return on investment. ठीक है, जो रूरल एरिया, अर्बन पॉपुलेशन तो इंश्योरेंस कंपनी टैप कर लेती है, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं जिन तक इंश्योरेंस बीमा नहीं पहुंच पाता है, यदि उसने बैंक के साथ, if he is taking the union, if the insurance company has intermingled and amalgamated with the bank, then this both union bank can reach that untapped rural segment of the market जो छोटा था तब, लेकिन बैंक के साथ यूनाइट होने में हम उन रूरल सेक्टर्स के भी साथ अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और उनको भी क्लाइंट बना सकते हैं। ये तो हुआ फायदा इंश्योरेंस कंपनी का। और कस्टमर को किस तरह का फायदा है जो दोनों के कस्टमर है? भाई एक हर कस्टमर क्या चाहता है कि हम एक ही जगह जाए और हमको सारी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाए। वी शुड गेट द फाइनेंशियल एडवाइस अंडर वन रूफ, जहाँ पे हमको इंश्योरेंस पॉलिसी के भी बारे में पता चल जा रहा है, उनको म्यूचुअल फंड के भी बारे में नॉलेज हो जा रही है, बैंक से रिलेटेड सर्विस वो जान ले रहे हैं, लोन के भी बारे में जान ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के भी बारे में जान ले रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द कस्टमर नीड्स, दैट अंडर वन रूफ दे आर गेटिंग ईच एंड एवरी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस। और क्लेम के लिए उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा है, जैसे ही कोई ऐसी आपदा मुसीबत आई तुरंत अपने क्लेम को रीसेटल वो करा सकते हैं और हर तरह की इनोवेटिव मार्केट फाइनेंशियल एडवाइस कस्टमर को मिल सकती है एक ही छत के नीचे। तो इस तरह से बैंक का इंश्योरेंस इज एडवांटेजेस फॉर बोथ द थ्री पीपल, फॉर द बैंक इटसेल्फ, for the insurance company and for the customer. These were the बैंक का इंश्योरेंस। एक और टॉपिक आपके यूनिट में है, that's an elementary knowledge of ombudsman. Ombudsman, ठीक है, what is this ombudsman, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लेखपाल, ठीक है। तो ombudsman is a official, that's a government appointee that is appointed to look into the matter of any complaint that is done by the private people or by any people regarding any type of corporate organization, any type of public entity, public institution, insurance company, किसी भी तरीके का यदि किसी भी प्राइवेट पीपल का कोई प्रशासन से लेके उनको किसी भी तरह की कोई शिकायत है, तो इस तरह के ओम्बड्समैन को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो उनके मैटर्स को देख सके, किसी भी तरह के उनके ग्रीवेंसेस को डील कर सकते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल ओम्बड्समैन। बट इंश्योरेंस के केस में व्हाट वी कॉल इट ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन वो ओम्बड्समैन होते हैं जो कि इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा अपॉइंट होते हैं। यदि किसी को किसी भी तरीके की ग्राइवेंस है, प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस कंपनी से लेके, क्लेम से लेके, किसी तरह के डिस्प्यूट्स को लेके, तो वो रेफर इम्पोर्ट वो पहले तो इंश्योरेंस कंपनी में रेफर करेगा। एंड इफ द मैटर इज नॉट क्लियर, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लियरेंस ऑफ द मैटर, दे विल गो टू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नियुक्त लेखपाल होता है, जो कि इंश्योरेंस में किसी तरह की किसी भी कोई सी को क्लेम से, प्रीमियम से, आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो ये ओम्बड्समैन सॉल्व करता है। और इसको 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसको टाइम 3 महीने का दिया जाता है ताकि वो सारी चीजों को कंक्लूड करे और सारी कंक्लूजन्स दे, ठीक है। सो दिस ओम्बड्समैन is a official that is appointed by the government to look into the grievances that is related to any of the insurance matter. Now, what are that grievances? Grievances claims से related हो सकता है, प्रीमियम से रिलेटेड हो सकता है, पार्शियल रेप्यूटेशन ऑफ क्लेम्स हो सकता है, भाई आधा पैसा दिया ही नहीं, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो, उससे रिलेटेड कोई मैटर हो, ठीक है, या आपने पूरा पैसा ही नहीं क्लेम का दिया हो, कोई फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, किसी तरह का कोई चीज आपने छुपाया है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तरीके का यदि मैटर है तो ओम्बड्समैन अपॉइंट होता है और वो हर तरीके की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करता है। ही इज अपॉइंटेड फॉर द 3 years। अगर आपको इसके कंक्लूजन जो भी ओम्बड्समैन ने दिया, लेखपाल ने दिया इंश्योरेंस काउंसिल के द्वारा अपॉइंटेड,
तो अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दिस कंक्लूजन दैट इज ओके। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, अगर आप सेटिस्फाइड है तो तुरंत ही अपना स्टेटमेंट इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है और 15 दिन के अंदर इसके कंक्लूजन को इंश्योरेंस कंपनी को इम्प्लीमेंट करना होता है। बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ओम्बुड्समैन then you have to search for some another authority that is given by the insurance company. So this were with the banker insurance. That means if the insurance company is selling its products by bank, and this was the ombudsman, that's the official that is appointed by the government to look into the matters or any grievances related to corporate organization, public entities and departmental undertaking. So with this we are going to complete with the first unit. Now we will meet in our next lecture with a special reference to life insurance companies. Thank you so much.